आज हमारे साथ नजफगढ़ के एक प्रसिद्ध शिक्षक, जिनके बहुत सारे शिष्य हैं नजफगढ़ में आज और बड़े बड़े पदों पे हैं और कामयाब हैं, विवेक भारती जी हमारे साथ हैं और हमारे भी गुरु हैं। इन्होंने हमें ज्योग्राफी बड़े अच्छे से पढ़ाई है और जो भूगोल जिसे कहते हैं, और बहुत लोग इन्हें फेस से जानते हैं क्योंकि नंबर 3 में इनका अच्छा दबदबा था। जो इनके भाषण थे वो चर्चित थे। तो आप नारनौल में कैसे पहुंचे? ये सब प्रकृति का खेल है। 1984 में मेरी पहली ज्वाइनिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में एज ए हेड के रूप में हुई चवन ऋषि की तपोभूमि हसनपुर में, और मैं यहाँ 9 महीने चवन ऋषि की तपोभूमि में बिना अन्न खाए अच्छी साधना की नरावली पहाड़ों में। और मुझे ये कभी नहीं मालूम था कि 40 साल के बाद इन्हीं पहाड़ों के बीच में, जहाँ मैं 9 महीने घोर तपस्या चवन ऋषि की भूमि पर की थी, कि 40 साल बाद आकर यहाँ उत्तर भारत का कन्याकुमारी स्थापित होगा। आज ये 18 एकड़ जमीन में स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा हो रहा है, और ये सब नेचर प्रदत्त है। कहते हैं कि प्रकृति ने जिससे काम लेना होता है तो वो उसको अपनी गोद में लेती है और फिर वो अपने हिसाब से उसे नचाती है। मैं आज कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई किसी का दान नहीं है, ये एक नशा है जो पिछले 40 साल से काम करने का। मैंने 10 जनवरी 2010 को कन्याकुमारी में एकनाथ रानाडे जी की पुस्तक पढ़ी थी, जिन्होंने कन्याकुमारी को स्थापित किया था। कन्याकुमारी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका था। मैं जब प्रथम बार वहाँ भ्रमण पर गया तो उनकी ऑटोग्राफी मैंने रात को ही कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में पढ़ी, और उसी रात मैंने संकल्प लिया, व्रत लिया कि तुमने कन्याकुमारी के अंदर स्वामी विवेकानंद को एनलाइटेड किया है, बनवाया है, और पूरा कन्याकुमारी का जो डेवलपमेंट एकनाथ राणा जी की तो हुआ। मैं ये संकल्प और व्रत लेता हूँ आज इस भूमि पे 2010 में कि मैं अरावली की पहाड़ियों में जाऊंगा, वहाँ जमीन खरीदूंगा और अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। 2010 से चलते हुए आज 2024 में आया, और आज ये 16 एकड़ जमीन में विवेकानंद प्रतिष्ठान खड़ा है। डूअर नेचर है, मैं तो एक ओनली इंस्ट्रूमेंट हूँ, आई एम नॉट डूअर। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, आई एम द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर। आई लव द नेचर, नेचर इज द ग्रेट टीचर। और मैं अरावली हिल्स में रात दिन 9 महीने 1984 में घोर तपस्या की थी, और आज पिछले 10 सालों से यहाँ विवेकानंद शक्तिपीठ उत्तर भारत का कन्याकुमारी, बहुत जल्दी ही ये देश का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बनेगा। तो आपके जीवन के कुछ अच्छे पल होंगे जो नजफगढ़ में और नजफगढ़ के स्कूल के बच्चों के साथ जो आपने बिताए हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन कौन से स्कूल में आपका समय गुजरा है? मैं नंबर 3 स्कूल में बहुत अच्छा समय मेरा 2004 से और 2018 तक 14 साल तक नंबर 3 स्कूल में रहा। घोष साहब का सानिध्य मिला, राजवीर जी गहलोत का सानिध्य मिला, 1-2 प्रिंसिपल और भी आए। नंबर 3 स्कूल अपने आप में यूनिक था, स्टाफ यूनिक था, और मेरा एक ये है कि मैं कभी भी जितना पूरा स्टाफ होता था, आज मुझे कोई आदमी चाहे मेरे घर का हो, परिवार का हो, सदस्य हो, मैं बायस नहीं हूँ। मैं केवल कोई भी, चाहे मेरा जानी दुश्मन हो, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ जो सत्य पर होता है। ये मेरी लाइफ है। क्योंकि स्कूल में ऐसे भी दृष्टांत बहुत हुए जो स्टाफ में मन मुटाव हुए, बड़ी बड़ी बहसें हुई, बहुत कुछ हुआ। हम मौन होते थे, लेकिन जब हम बोलने पर खड़े हो जाते थे तो बोलने के तुरंत बाद सब सन्नाटा होता था, और जो हम कहते थे वही होता था। क्योंकि आपके भाषण के तो मैंने भी चर्चे सुने हैं और मैंने देखे भी है कि आप जब भाषण देते थे स्टेज पे तो सब चुपचाप खड़े होके सुनते थे उसे, और वो एक सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता था कि भाई आर.एन. भारती सर, विवेक भारती सर भाषण देंगे तो जरूर सुनना है। उनके एक एक शब्द का अलग अलग मायना और एक अलग अलग ही उसका उत्साह बढ़ाता था प्रत्येक बच्चे का। विवेकानंद जी किस लिए जाने जाते हैं? किताबों के पढ़े हुए शब्द से कोई आदमी प्रभावित नहीं होता है। 40 साल से जो जीवन की तपस्या है, वो प्रकृति के वो अंदर से उद्गार निकलते हैं।
और जब आत्मा से, हार्ट से जब उद्गार निकलता है वो हर आदमी को प्रभावित करता है। 2013 में जब नारनौल के अंदर 10,000 बच्चे पुलिस लाइन में थे और साकेत जी यहाँ के डीसी होते थे, तो मैं आज चीफ गेस्ट के रूप में नारनौल में 2013 में आया था और मेरे सामने 10,000 बच्चे बैठे हुए थे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, और स्वामी विवेकानंद की 150 शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही थी। तो मेरे इस 1 घंटे के भाषण के दौरान 400-500 टीचर उनको अनुशासन में लगे हुए थे। हमने कहा कि सब टीचर पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें, हम मंच से अनुशासन बनाएंगे, और उसके बाद हमने अपना भाषण शुरू किया बच्चों के ऊपर। उसी समय बच्चों की तालियां बजी कि सब टीचर बैठ जाए, अनुशासन हम बनाएंगे। ये सब अनुशासित ऑलरेडी पहले से ही है। और उसके बाद 40 मिनट तक एक बच्चा और कोई आदमी इधर से उधर नहीं ला, और उसके बाद साकेत डीसी जी मुझे अपने साथ ले गए और बहुत लोगों ने खड़ा होकर क्या, जब आप भाषण कर रहे थे हमारे रोंगटे और अंदर से आत्मा, हमारे शरीर के बाल खड़े हो रहे थे और हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ हैं और हमें कितना आनंद आ रहा है। तो ये जो भाषण नहीं है, ये आत्मा की आवाज है जो अंदर से निकलती है। विवेकानंद जी ऐसे ही तो थे और ये साधना से आती है। पिछले 40 साल हम जी पहाड़ों पर हैं, हम कोई वो नहीं है। मैं सिंपल लिविंग में विश्वास करता हूँ, हाइपोरकेशन मेरी लाइफ नहीं है। आज भी मजदूरों के बीच में 18 घंटे काम करता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े दृष्टांत हुए, लोग पूछने आए एक बार कि स्वामी विवेक भारती से मिलना है, मेरे लंबे लंबे बाल, मेरे फटे पुराने कपड़े में मजदूरों के बीच में, तो उन्होंने मुझे संबोधन किया, ए लंबे बाल वाले मजदूर तुम इधर आओ। हम बड़े प्यार से आए, हमने कहा जी हमें विवेक भारती से मिलना है, हमने उनकी आत्मकथा पढ़ी है। मैंने कहा सर जी विवेक भारती जी के पास कहाँ समय है, विवेक भारती होते तो उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती, दिल्ली से आते वो आदमी कहाँ। और वो आदमी 15-20 मिनट देखकर चले गए। 2 महीने के बाद वो आदमी गाड़ी लेके फिर शक्तिपीठ में आए। मैं बाहर बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि विवेक भारती जी से मिलना है, गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। मैंने कहा जरूर मिलेंगे आपसे विवेक भारती, आप आइए। हम चाय बिस्किट नमकीन लाकर रखा तो कहने लगे साहब वो तो ले लेंगे लेकिन विवेक भारती से तो मिलवा दीजिए। मैंने कहा 2 महीने पहले भी आप विवेक भारती जी से मिले थे और आपके सामने विवेक भारती जी बैठे हुए थे। उस दिन हमने आपको इसलिए परिचय नहीं दिया कि आपकी जो बोलने का टोन था, ओ मजदूर ईश्वर का रूप नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसलिए मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया और मैं आपकी भूख को देखना चाहता था कि वास्तव में आप मिलने के पात्र हैं या नहीं है। और उसके बाद फिर 2 महीने बाद वो आए तो मैंने कहा हाँ सोल तो अच्छी है, और आज वो मेरे परम भक्त है और मेरे परम शिष्य है और मेरे हार्ट के बहुत नजदीक रहते हैं। उसी घटना से वो प्रभावित हुए। और आपसे बहुत सारे आपके शिष्य ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आज भी मैं कहता हूं कि उनको आप अगर पढ़ाते तो उनका भविष्य कुछ अलग होता। आप जैसा शिक्षक अब नजफगढ़ में तो मेरे हिसाब से तो देखने को हमें टॉर्च से भी नहीं ढूंढने पे मिलता। नहीं बेटे, ऐसा ही है कि सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई आदमी इस संसार में छोटा नहीं है। हर एक के अपने गुण होते हैं और हर मनुष्य में गुण होते हैं, हमें ग्राह्य करने चाहिए। और मैं बहुत साधारण प्रकृति का व्यक्तित्व हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जीवन में आप यदि नेचर के साथ जुड़े हैं तो सृष्टि में आप एक संकल्प के साथ चलें तो पूरी प्रकृति कायनात आपके साथ होती है और आपका सहयोग करती है। और उसको मैं पिछले 35-40 साल से जी रहा हूँ। क्योंकि मैं भी आपसे भूगोल पढ़ा हूँ, मैंने भी जब 11th-12th में पढ़ी, मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आया और मैंने आपसे पढ़ी, और मेरे ज्योग्राफी में ही सबसे ज्यादा नंबर थे सिर्फ आपके पढ़ाने के कारण। क्योंकि देखो मैं इंग्लिश मीडियम से आने के बाद भी फिर हिंदी में आया और मेरे लिए ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट चैप्टर था, और वो भी हिंदी में। मेरे को भूगोल मतलब भी समझ नहीं आता था, लेकिन जब आपने पढ़ाया तो बहुत अलग चीजें थी। भूगोल में मैं 1974 से लेकर 1978 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ। और पीएचडी मैंने जब जेएनयू में की तो उसके बाद मेरी पीएचडी जेएनयू से आधी से ज्यादा हो गई थी, लेकिन जब गुरुदेव की शरण में आया तो मैंने उस पीएचडी को भी ठोकर जेएनयू को मार दी थी और मैं फिर इस अध्यात्म की तरफ बढ़ चला था। रही भूगोल के छात्रों की बात, तो मेरे बच्चे पूरी दिल्ली में 5 बार दिल्ली को टॉप किया है मेरे बच्चों ने। और मेरे बच्चे ज्यादातर, मेरी पूरी क्लास 95, 92, 97 ज्यादातर यहीं रहती थी, पूरी की पूरी क्लास। भूगोल मेरे ब्लड में है।
और 185-87 जितने देश, माउंटेन रिवर, ये 24 घंटे मेरे साथ, मेरे ब्लड में। भूगोल मेरा प्राण है, भूगोल मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। और मैं बच्चों को भूगोल नहीं पढ़ाता था, मैं बच्चों को भूगोल के साथ आत्म तत्व भी पढ़ाता था और उनको भूगोल के साथ जोड़ता था। और बच्चे 40 मिनट तक उनको ये नहीं इंतजार करते थे कि भारती सर की क्लास अटेंड करके तब कहीं हम बंक मारेंगे। बच्चे बंक नहीं मारते थे, भूगोल की क्लास पढ़ के इधर उधर कहीं ये currency चीज होती थी। ये चीज तो मैंने भी देखी थी जब मैंने क्लास अटेंड की थी। मैं हालांकि 3 महीने ही नंबर 3 स्कूल में गया था। और तो बच्चे है ना, जब तक आपकी क्लास पहला पीरियड होता था, क्योंकि आप क्लास टीचर थे, तो पहले पीरियड होने के बाद ही या बीच में आपका अगर किसी को पता लग गया कि भारती सर आ रहे हैं, तो वो वापस आ जाते थे, डोली कूद कूद के जो जाते थे। लेकिन अब तो शायद ही डोली कूद के जाना पड़ता होगा बच्चों को, क्योंकि पहले जैसा माहौल अब काफी परिवर्तन आ गया है स्कूलों में भी। तो आज के बच्चों को आप और उनके माता पिता को आप क्या शिक्षा देना चाहोगे कि वो बच्चों के साथ पेरेंट्स का सबसे बड़ा लगाव है। आज जिस चीज की कमी आ गई है, जो मैं देखता हूँ, ज्यादा समय मैं चाहूंगा कि शाम के की सारी आपस में बातें करें, तो उससे फैमिली में एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होता है। तो आपका कहने का उद्देश्य यह है कि परिवार को, बच्चों को, सबको मिल बैठ के कुछ समय एक दूसरे से बातचीत करना बहुत जरूरी है, जो आज के समय पे बिल्कुल कम हो गई है, या ना के बराबर भी बोल सकते हैं हम उसे। और आज जो बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं या किसी भी फील्ड में, उनके लिए आप कुछ प्रेरणा देना चाहोगे? यू क्रिएट एवरीथिंग। मैं आज उन बच्चों से कह रहा हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ। ये सारी कायनात तुम्हारी है, तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो। मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चला हूँ, मेरे मित्र हैं, दान लिए खड़े हैं, मैं किसी का आज 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है ना, प्रकृति आपका साथ देगी। भीतर से खाली हो जाइए, आत्म तत्व को प्राप्त करिए, फिर देखिए प्रकृति आपके कार्य को। और 18-20 घंटे सिंपली के साथ अपने मिशन में जुटिए, मार्टिन लूथर की तरह। यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंग भी नहीं सकते तो लुढ़को और लक्ष्य को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो जी। और 18-20 घंटे आप हर सांस में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। मैं 2-2:30 बजे उठता हूँ, मजदूरों के बीच में रहता हूँ, और शाम को 7:30-8 बजे फोन स्विच ऑफ करके, दुनिया से कोई लिंक नहीं है, और मैं अपने गहरे थकान 5 मिनट भी नहीं लगते हैं जब मुझे प्रकृति मुझे गिराती है, थकान मुझे रोज गिराती है, और हल्का सा भोजन बिल्कुल, और 2:30 बजे नेचर मुझे खड़ा कर देती है। 2:30 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक मेरा 1 मिनट जाया नहीं है। 18 घंटे कठोर परिश्रम, कड़ी धूप में मजदूरों के बीच में मेरा जीवन है, और मैं जीवन में आनंद लेता हूँ। और जो आपने ये स्मारक स्थल बनाया है विवेकानंद जी का यहाँ पर, उसके लिए ये आपने जो जगह चुनी है, ये 3 पहाड़ों के बीच में है, और आज जो हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो ये जगह कौन सी है और कैसे आया जाएगा? मैं नजोगढ़ मेरा प्राण है। नजोगढ़ में 40 साल रहा हूँ। नजोगढ़ के यदि कोई लोग सुन रहे हैं, मेरे मित्र सुन रहे हैं, वो 11-12 मई को यहाँ है, और उत्तर भारत के कन्याकुमारी में 2,500-3 हजार आदमी। उस दिन मैं अपने क्लोज को सबको सूचित भी करूंगा, फोन भी करूंगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉल कर रहा हूँ कि 11 मई को दोपहर का लंच मेरे साथ यहाँ करें, और उत्तर भारत के कन्याकुमारी विवेकानंद शक्तिपीठ को, जो नारनौल में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बनने जा रहा है, उस पर आकर आप देखें। मैं आपका अनुग्रहित और आपका ऋणी रहूंगा। आपका इस भूमि पर स्वागत है जी। और यहाँ पर अभी मैं जो प्रतीत कर रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब के साथ साथ ठंडी हवा और पोल्यूशन फ्री एरिया है। और नजफगढ़ में तो पोल्यूशन है अभी, जैसा आप शायद नजफगढ़ छोड़े हुए मेरे ख्याल से काफी समय हो गया होगा आपका। और कितने समय हो गए आपको रिटायर हुए? मैं 31 मार्च 2018 को रिटायर हुआ। उसके बाद 2020 में मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गया, और अब तो मैं रात और दिन दिल्ली और गुड़गांव के प्रदूषण को छोड़कर इन अरावली हिल्स में रहता हूँ, और अरावली हिल्स में अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध, गांव की छाछ का आनंद ले रहा हूँ।
और एक चीज और थी कि यहाँ पर जो जगह आपने बनाई, ये इतना बड़ा आसपास माहौल, तो यहाँ आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा। बहुत जबरदस्त कठिनाइयां। यदि कठिनाइयां नहीं है तो जीवन नहीं है। जिस आदमी के जीवन, आपके जीवन में रोज कठिनाई आए तो समझो कि आप अग्रसर हैं। यदि किसी दिन बिना कठिनाई के निकल गया तो समझो कि प्रकृति आपको कहीं रोके हुए है। रोज संघर्ष होना चाहिए, रोज उस संघर्ष में से निकलना चाहिए, तो आप मानिए कि आप सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं रोज संघर्षों के बीच में होता हूँ, बहुत सारे संघर्ष रोज जीवन में झेलता हूँ, क्योंकि कोई नई चीज को पैदा करने के लिए जब बच्चा माँ के पेट से, प्रसव से पैदा होता है, तो उसको कितनी माँ को वेदना सहन करनी पड़ती है। इसलिए नए जीवन को बनाने के लिए उससे भी ज्यादा वेदना सहन करनी पड़ती है, और ये सत्य है। और संपूर्ण महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ है, और सभी इस वेदना से निकले हैं। तो अगर आज के समय में जो हमारा देश का युवा है, जो बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते, जिनका दिमाग नहीं चलता पढ़ाई में, उनके लिए भी कुछ बताना चाहोगे, या कोई ऑप्शन कुछ उनके लिए? नहीं, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य को, जैसा आपका लक्ष्य उसकी तरफ दौड़ना शुरू करिए, और कुछ दिन आप उस तरफ चलते जाइए, आप अपने जीवन की ओर निश्चित रूप से सफल होंगे। बस आपको एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने आप भी हैं और विवेकानंद जी भी हैं, जो आपने यहाँ पर स्थापित किए हैं। अभी पूर्णतः जल्द ही वो कार्य पूरा हो जाएगा। और आप सभी को, जो मेरे भाई दर्शक देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भाईचारा, वो 11 मई को विवेकानंद सर की तरफ से इनवाइटेड है। यहाँ पर नजफगढ़ से भी पहुंचे, और ये नारनौल के पास की जगह है। नारनौल से अगर आप गूगल में डालोगे तो शक्तिपीठ के नाम से आता है ना जी, विवेकानंद शक्तिपीठ जी, ये आपको यहाँ ले आएगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। शुक्रिया सभी का, दर्शकों का, सुनने वालों का आभार।